नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। इस इकाई जिसका नाम है महाकवि कालिदास, जिसके लेखक है नरपत बारहट, जिसका तखलुस नाम है हड़वेचा। इस कृति से यह संदेश मिलता है कि हमें किसी भी बच्चे को बुद्धू यानी कि मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है। तो देखते हैं इस कहानी में कालिदास जो एक जिसे मूर्ख मान लेते हैं वही महाकवि कालिदास महाकवि बनते हैं। देखते हैं कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। हर्षचरित जो पुस्तक है उसमें शुरुआत में एक कवि बाण है, उसने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कवि कालिदास है वो कवि बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभाव के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हें राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। कालिदास का जन्म और परिचय देखते हैं तो कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 ईस्वी सन माना है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी यानी कि वर्तमान जो उज्जैन है उसे माना है, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। ऐसा एक कथानक में मेघदूत जो एक कहानी है, एक पुस्तक है मेघदूत जिसने कवि कालिदास ने लिखा है, उसमें एक प्रमेय गाथा है। उसमें बादल को संदेशा भेजते हैं। आगे बढ़ते हैं तो उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहां की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। उज्जैन में उस दिनों विक्रमादित्य का राज्य था, वहां की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे उनसे उनके राज्यकाल का ठीक पता चलता है कि कितनी समृद्धि होगी, उस राज्य का कितना विकास हुआ होगा। विक्रमादित्य के शासन काल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई उतनी कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए हैं। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई है। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। विक्रमादित्य के दरबार में जो कवियों थे उसमें सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास को माना जाता है, जो एक समय उसे बुद्धू मानते थे लोग। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवा अवस्था तक निरक्षर रहे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। जिस डाल पर बैठते उसी ही डाल को काट देते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा था
शारदानंद राजा था। उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम विद्वत्मा था। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्वत्मा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंची गई, वहां वहां के विद्वान तथा पंडित विद्वत्मा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि, दुख होता था, अनुभव हो रहा था और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे थे। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्वत्मा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से समय के अनुरूप से उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। पंडितों ने उसे मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहां कुछ नहीं बोलेगा और रुगुगा बना रहेगा, એટલે કે मूंगा रहेगा, नहीं तो उसका गूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्वत्मा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। विद्वत्मा को पता नहीं था कि ये पंडित है, वो शास्त्रार्थ में कुछ नहीं जानते, ये तो मूर्ख है। राजकुमारी विद्वत्मा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु है और बहुत बड़े विद्वान है, शास्त्रों के जानकार है। आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं, लेकिन उन दिनों में मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। विद्वत्मा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए उसके दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्वत्मा को समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 है। इस बार राजकुमारी विद्वत्मा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया। पंडितों ने इस बार भी विद्वत्मा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा कि आपने 5 उंगलियां के 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्वत्मा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है कि ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर एकाएक बोल बैठा, उठ र।
उसको बोलते सुनकर विद्योत्मा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसके समझ में आ गया। विद्योत्मा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी, बंदी कर दी, मनाही फरमा दी और द्वार बंद कर लिए। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ कालिदास को, और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। शीघ्र की कालिदास सारी विद्वा को सीखकर प्रवीण हो गए। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्योत्मा के पास लौटे। द्वार तब भी बंद था। कवि कालिदास ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्मा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देहि। अंदर से पत्नी विद्योत्मा ने पूछा, अस्ति कश्चित् वाग्वेश। आपके द्वार कृपा करके खोलिए। विद्योत्मा ने कहा, ये संभव ही नहीं, कभी नहीं खुल सके। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्मा को सुनाई। विद्योत्मा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता है। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन बहुत कमजोर और अधूरा सा है। प्रकृति के बिना मनुष्य नहीं जी सकता। कालिदास की उपमाएं विश्व विख्यात है। उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता, उसका कोई जोड़ नहीं है। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है। जो कोई नाट्य रूपांतर होता है उसमें जो पात्र होता है, वो जो भी पात्र बजवता है वो पात्र अपनापन ले लेता है। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। कालिदास बार बार समझाते हैं हर एक नाटक में, शास्त्र में, कि राजा प्रजा का शासक नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं, उसमें से पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृतियों का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। आगे देखते हैं तो मालवी कांगनी मित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ है। मालवी कांगनी मित्र ये कालिदास का दूसरा ग्रंथ है और पहला नाटक है। उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ के राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। तीसरा ग्रंथ है वो विक्रमोर्वशीयम, कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें 5 अंक है। कितने अंक? 5। तथा महाराज पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है।
इसके बाद आता है कुमार संभव का काव्य है, और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। इसके बाद मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने के उपाय में मेघ को बताए हैं कि और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षाकाल और विरह का वर्णन खूब निखरा हुआ, खूब सुंदर है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। किसमें? मेघदूत में। इसके बाद रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कहा है कि तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश कहाँ मोह की बुद्धि वाला। मूर्ख, मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समुद्र को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जन विश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। इस तरह महाकवि कालिदास हमारे हृदय में कायम रहेंगे। कुछ शब्दार्थ हैं। अभिभावक बच्चों के पारिवारिक रक्षक होते। अभिभावक। शास्त्रार्थ शास्त्र संबंधी चर्चा। अनुरोध तो आदेश, ग्लानि तो दुख, पीड़ा, संकेत तो इशारा, ईका एक तो सहसा, निरक्षर तो अनपढ़, रोचक तो आकर्षक। पाठ यहाँ पूर्ण करते हैं।